नमस्कार। आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। यूक्रेन रूस की जंग के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक कीव पहुंचे, यूक्रेन को हर तरह की मदद का वादा किया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी से बच गए। कई घंटों के ड्रामे के बाद लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की बेल पिटीशन मंजूर कर ली। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया। पटना में पुलिस के सामने 50 राउंड गोलियां चली, कई घरों को आग लगा दी गई, पूरे इलाके में तनाव है। यूपी की असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ। इन सारी खबरों की पूरी डिटेल मैं आपको आज की बात में दूंगा, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं हरियाणा और राजस्थान में गौ तस्करों की मौत को लेकर हो रही सियासत की। जुनैद और नासिर की मौत के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया और अब मुसलमानों से साफ साफ कहा गया है कि अगर वो अपना भला चाहते हैं तो ओवैसी की पार्टी को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कभी उनका भला नहीं करेगी। ओवैसी की तीखी बयानबाजी के बाद दिल्ली में उनके घर पर पत्थर चले। पुलिस जांच कर रही है कि ओवैसी के घर पर हमला करने वाले कौन थे, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हरियाणा के नूंह से आईं। राजस्थान पुलिस पर जुनैद और नासिर की हत्या के केस में आरोपी श्रीकांत के अजन्मे बच्चे की हत्या का आरोप लगा। रेड करने पहुंची पुलिस ने धक्का मुक्की की। श्रीकांत की पत्नी के पेट में पल रहा 9 महीने का बच्चा मर गया। परिवार वालों ने बच्चे को दफना भी दिया, लेकिन आज इस बच्चे को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया गया तो सियासत एक बार फिर गर्म हो गई। आज हरियाणा के नूंह जिले में एक बच्चे की लाश कब्र से निकाली गई। यह वो बदनसीब बच्चा था जो मां की कोख से सीधे कब्र में पहुंचा। दुनिया के में आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। और दुख की बात यह है कि इस बच्चे की हत्या का आरोप राजस्थान की पुलिस पर लगा। इस बच्चे का कसूर यह था कि इसके पिता का नाम गौ तस्करों की हत्या के केस में एफआईआर में दर्ज है। इस बच्चे के पिता को खोजने के लिए राजस्थान की पुलिस रात के अंधेरे में हरियाणा के गांव में आई। श्रीकांत के घर पर दबिश दी, घर का दरवाजा तोड़ा, घर में घुसी। घर में श्रीकांत तो नहीं था, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ मिली। पत्नी 9 महीने की गर्भवती थी। पुलिस की धक्का मुक्की में श्रीकांत की पत्नी को चोट लग गई, उसकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि बच्चे की मौत तो गर्भ में ही हो गई। बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। परिवार वाले क्या करते? बच्चे को दफना दिया गया। बच्चे की मां अभी भी अस्पताल में है, जिंदगी के लिए लड़ रही है। परिवार वालों ने जब बच्चे की मौत का इल्जाम राजस्थान की पुलिस पर लगाया, एफआईआर दर्ज करवाई, तो इस अजन्मे बच्चे की लाश कब्र से बाहर निकाली गई। बच्चे का पोस्टमार्टम भी हुआ। श्रीकांत के परिवार वालों का कहना है कि 17 फरवरी की रात करीब 3:30-4 बजे राजस्थान पुलिस के 30-40 जवानों ने मरोड़ा गांव में उनके घर पर धावा बोला। पुलिस को श्रीकांत घर पर नहीं मिला तो राजस्थान पुलिस ने श्रीकांत के घर वालों पर गुस्सा निकाला, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की। इसी दौरान श्रीकांत की प्रेग्नेंट वाइफ को चोट लग गई और गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की मौत हो गई। हमारे घर पर जी 30-40 लोग आए थे और फिर उन्होंने कुछ सिविल वर्दी में थे, कुछ ड्रेस में थे और उस पर राजस्थान पुलिस का लिखा हुआ था। और उन्होंने आकर हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया और मार पिटाई भी की है, जिससे हमारी दीदी के पेट में लग गई। उनका नाम कमलेश है और उनके पेट में बच्चा था, जिसकी वजह से उनके हाथापाई होने से उनको दिक्कत बन गई। फिर उन्हें सुबह बच्चे की मौत हो गई, ऑपरेशन दौरान उन्हें लेके गए। श्रीकांत के पिता ने बालकृष्ण शास्त्री, जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि 17 फरवरी की उस काली रात राजस्थान पुलिस ने हैवानियत की हदें पार कर दी, घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की। श्रीकांत का नाम एफआईआर में है, लेकिन परिवार वालों का तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस परिवार के सारे पुरुषों को उठाकर ले जाना चाहती थी। 2 बेटों को तो ले भी गई, लेकिन बहू की खराब तबीयत का हवाला देकर जब उन्होंने पुलिस वालों से मिन्नतें की, तब जाकर उसको छोड़ा। वो बहू को अस्पताल लेकर गए, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। श्रीकांत के पिता कह रहे हैं कि 15 साल के बाद उनके घर में खुशियों का इंतजार हो रहा था, लेकिन राजस्थान पुलिस की वजह से घर में खुशी की बजाय मातम छा गया। राजस्थान पुलिस हमारे घर रात्रि के 3:30 बजे
आई थी जी। 40-50 30-40 जवान थे, कुछ सादा वर्दी में, कुछ वर्दी में। और मतलब जो है उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद में मेरे दोनों लड़के पकड़ लिए और मुझे पकड़ करके वो ले गए जी। बाद में मुझे जब काफ़ी कहा कि भाई कोई तो घर में एक तो सदस्य छोड़ जाओ, तब मुझे वो छोड़ के गई जी। आपकी बहू के साथ श्रीकांत की पत्नी के साथ क्या करा है, क्या हुआ है? वो ऐसा था जी, वो अलग कमरे में सो रही थी, श्रीकांत था नहीं जी। उसने अंदर जैसे जिस कुंडी खोल रही थी वो बाहर से धक्का लगा रहे थे पहल रही। जैसे वो कुंडी खुली और वो धक्का लगा ही रहे थे जी, वो एकदम से फर्श पर गिर पड़ी। गिरने से उसके जो है पेट में दर्द शुरू हो गया जी। कितने महीने का बच्चा था पेट में? पूरे 9 महीने का बच्चा था जी। हम तो उसे एक आध दिन में जो है ले ही जाने वाले थे जी, इतने में ये हादसा हो गया जी। देखो जी, वो तो हमारा 15 साल से हम बाट जो हो रहे थे। 15 साल के बाद कोई खुशी का आलम घर में आने वाला था। अब वो क्या मंजर होता ये हम अपने मुंह से बयां नहीं कर सकते। बाकी इससे दुखद घटना हमारे जीवन में ना तो हमने देखी ना देखेंगे। वो हमने ही उसमें शिकायत दी थी राजस्थान पुलिस के खिलाफ, और जो है परमिशन भी हमने बॉडी निकलवाने की हमने ही दी थी कि हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाए। चूंकि राजस्थान पुलिस पर बच्चे की हत्या का आरोप है, इसलिए राजस्थान पुलिस के अफसर भी सफाई दे रहे हैं। भरतपुर के एसपी श्याम सिंह ने कहा कि यह सही है कि भरतपुर की पुलिस जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने के केस में श्रीकांत को गिरफ्तार करने उसके घर गई थी, लेकिन जिस वक्त पुलिस ने रेड की उस वक्त हरियाणा पुलिस की टीम उसके साथ थी। श्रीकांत के परिवार वालों से सिर्फ पूछताछ की गई थी, किसी के साथ कोई मारपीट या बदसलूकी नहीं की गई। भरतपुर के एसपी कहते हैं आरोपी को बचाने के लिए उसके घर वाले पुलिस के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में पुलिस ने नामजद मुलजिमों के दबिश दी थी। नगीना पुलिस साथ में थी। हम तो मुलजिमों के घर भी नहीं जानते हैं, और जहाँ तक बात घर में घुसने की है, घर में भरतपुर पुलिस के नगीना पुलिस भी घर में नहीं गई थी। मुलजिम घर पर था नहीं, और उनके 2 भाई बाहर मिले थे, उनसे जरूर पूछताछ के लिए आए थे और उनको पूछताछ के लिए फ्री भी कर दिया। उनके औरतों के जहाँ तक मामला पुलिस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और मुलजिम है इसी दबाव में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो नगीना पुलिस अंदर गई थी, नहीं भरतपुर पुलिस गई थी। इस मामले में हरियाणा पुलिस भी डिफेंसिव पर है। नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने भी कहा कि पुलिस ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी जिस हालत में अजन्मे बच्चे की मौत हुई है वो दुखद है। वरुण सिंगला ने कहा कि श्रीकांत के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच की जा रही है। एडिशनल एसपी उषा कुंडू की अगुवाई में एक टीम बना दी गई है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने एडिशनल एसपी उषा कुंडू से भी बात की। उनका कहना है कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि बच्चे की मौत कैसे हुई और इस मामले में पुलिस की कोई गलती है या नहीं। देखिए, 9 पुलिस को 18 फरवरी को जो श्रीकांत की माताजी हैं श्रीमती दुलारी देवी, उनकी तरफ से हमें एक लिखित शिकायत मिली है, जिस पर हमने शिकायत प्राप्त करके और जो कानूनी कार्यवाही है वो शुरू कर दी है। उसकी हमने प्रॉपर रोजनामचा में रपट दर्ज की है, और शिकायत के अकॉर्डिंग श्रीकांत की जो वाइफ हैं श्रीमती कमलेश देवी, वो सर्वप्रथम मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वहाँ से उसको नल्लड़ हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, और ड्यूरिंग डिलीवरी उनका मृत बच्चा पैदा हुआ। और जिस संबंध में हमारे पास शिकायत आने के बाद हमने एसडीएम फिरोजपुर जिरखा के माध्यम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रॉपर वीडियोग्राफी करके हमने उस बच्चे की डेड बॉडी को निकलवाया, और अब उसका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम जारी है। मैं आपको बता दूं कि भरतपुर के रहने वाले गौतस्कर जुनैद और नासिर को किडनैप किया गया था, और हरियाणा के नूंह में उनकी जली हुई लाश गाड़ी में मिली थी। इस केस में मोनू मानेसर और श्रीकांत समेत 5 गौ रक्षकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इसलिए राजस्थान की पुलिस श्रीकांत को पकड़ने नूंह गई। श्रीकांत गौरक्षा दल से जुड़ा हुआ है और गौरक्षा दलों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का समर्थन होता है। इसलिए जब श्रीकांत के अजन्मे बच्चे की मौत की खबर आई तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। वीएचपी के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि नूंह मेवात इलाके में हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो चुकी है, इसलिए उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। सुरेंद्र जैन ने चेतावनी दी कि अगर श्रीकांत के बच्चे की मौत के मामले में जिम्मेदार राजस्थान पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो फिर 22 फरवरी को महापंचायत बुलाई जाएगी। इस महापंचायत में आगे का एक्शन तय किया जाएगा। जो उसकी धर्म पत्नी है और 9 महीने की प्रेग्नेंट, उसको धक्का मार के गिरा देते हैं।
उस बच्चे पर और उसकी मां की जान पर, दोनों पर खतरा हो गया। बच्चेदानी फट गई और मां भी इस समय मुश्किल में है। बच्चा तो मर ही चुका है। हम इस दुख में परिवार के साथ हैं, लेकिन राजस्थान की पुलिस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। वो किस तरीके से यहां पर आए हैं, एक झूठी एफआईआर के बहाने से। उनकी एफआईआर को पढ़ेंगे तो कंट्राडिक्शंस ध्यान में आएगी, किसी राजनीतिक दबाव में कर रहे हैं। और हमें जानकारी मिली है यहां पर आकर कि यहां के कुछ मुस्लिम नेता भी उनके साथ हैं। यहां माइनॉरिटी में है, इसलिए ये समझ लेना यहां का हिंदू माइनॉरिटी में नहीं है। पूरे हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का हिंदू इनके साथ खड़ा है। एफआईआर लॉन्च कीजिए, नामजद कीजिए कौन लोग थे। नंबर 2, पोस्टमार्टम तुरंत होना चाहिए उस बच्चे का। बिना पोस्टमार्टम के कैसे तुमने उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने दिया? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। कार्यवाही करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, नहीं करेंगे तो 22 को जो हमारी महापंचायत होगी हथीन में, उसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा और वो निर्णय बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय भी हो सकता है। आप एक निर्णय की बात कर रहे थे कि राजस्थान पुलिस को हरियाणा में नहीं आने दिया जाएगा, इसको हो सकता है ये निर्णय वहां पर ले लें, क्योंकि राजस्थान की पुलिस जिस तरह से मनमानी कर रही है वो उचित नहीं है। 6 बजे कौन पहचानेगा? बजरंग दल का नाम कहां से आ गया? बजरंग दल का नाम ले रहे हो और अब यहां की सरकार का नाम भी लेना शुरू कर दिया। पुलिस वाले वहां के आ रहे हैं गुंडे के रूप में और हरियाणा की पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हो। मुझे लगता है इनके इरादे साफ हैं। ये हरियाणा पुलिस को सोचना है उन गुंडों का साथ देना है या कानून का साथ देना। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी जमकर सियासत कर रहे हैं। वो पिछले 2 दिन से राजस्थान में थे, भरतपुर में जुनैद और नासिर के परिवार वालों से भी मिले। लेकिन आज जब ओवैसी से पूछा गया कि श्रीकांत की पत्नी के साथ बदसलूकी, गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की मौत पर वो क्या कहेंगे, खामोश क्यों है? ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, लेकिन अगर जुनैद और नासिर को ना मारा गया होता तो ऐसा कुछ होता भी नहीं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और संघ ने नौजवानों को रेडिकलाइज कर दिया है और यह सब उसी का नतीजा है। जो जुनैद और नसीर के मामले को लेकर आप खुलकर बोल रहे हैं, घर भी जा रहे हैं, लेकिन श्रीकांत की बीवी को जो जिस तरह से बेरहमी से मारा गया, उनके बच्चे वाली बात है। बात सुनिए, ये सब क्यों हो रहा है? आप उस पर नहीं जा रहे ना। ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी आरएसएस इस तरह का माहौल पैदा कर दी है, इस तरह के विजिलेंटीज और मिलिशिया को उन्होंने पैदा कर दिया है और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अंधी हो चुकी है। वो तय कर रहे हैं कि कौन स्मगलर है, कौन तस्करी कर रहा है, उसको उठा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पे लाइव करते हैं और पुलिस ठहरती है, वो लोग हमला करते हैं। ये माहौल किसने पैदा किया? पुलिस ने और सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों को रोकना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, उनको बोलेंगे, खामोश हो जाएंगे। एक अजन्मे बच्चे की गर्भ में ही मौत पर ओवैसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन गौ तस्करों की मौत को उन्होंने सियासी मुद्दा बनाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी और संघ ने युवाओं को रेडिकलाइज किया, उन्हें काउ विजिलेंटी बनाया। गौरक्षा के नाम पर वो गुंडागर्दी करते हैं। ये सही है कि हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाके गौ तस्करी के लिए बदनाम हैं। इन इलाकों में गौकशी के मामले भी सामने आते हैं, इसलिए यहां पर गौरक्षक और गौरक्षा दल फल फूल रहे हैं। चूंकि राजस्थान और हरियाणा में गौकशी बैन है, हरियाणा सरकार बाकायदा गौरक्षा के लिए इस तरह के संगठनों की मदद लेती है। ये लोग पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करों को पकड़ते हैं। इसका फायदा उठाकर गौरक्षा के दल के लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं। गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना, इन्हीं वीडियोस का हवाला ओवैसी दे रहे हैं। जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप जिस मोनू मानेसर पर लगा है, उसने ऐसे तमाम वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं जिनमें वो गौ तस्करों का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ वीडियोस में वो हथियारों की नुमाइश भी करता हुआ दिखता है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने गौरक्षक दल से जुड़े कई लोगों से बात की। वो कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका जाना। मानेसर में अभय को धर्मेंद्र मानेसर मिले, जिन्हें मोनू मानेसर का गुरु माना जाता है। वो 2002 से गौरक्षक दल का काम कर रहे हैं और 2014 में उन्होंने अपना संगठन का सारा काम मोनू को सौंप दिया। धर्मेंद्र मानेसर कहते हैं कि पहले गौरक्षक अपनी गाड़ियों में पत्थर रखा करते थे, गाय की तस्करी कर रहे लोगों पर पथराव करते थे। लेकिन जब से गौ तस्कर हाईटेक हुए, हथियारों का इस्तेमाल करने लगे, तो गौरक्षकों ने भी बंदूकें, कट्टे रखना शुरू कर दिया। अब वो भी गोली का जवाब गोली से देने से हिचकिचाते नहीं है। धर्मेंद्र मानेसर ने कहा कि गौरक्षा दल वाले
मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं मानते, सिर्फ गौ तस्करों को अपना दुश्मन मानते हैं। गोरक्षा दल जो है उसकी कभी किसी मुसलमान के साथ दुश्मनी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को ही पकड़ा हो, बहुत से हिंदू लोग भी गौ तस्करी में फंसे हैं तो उनको भी जो है पकड़ा है। और वो जो हिंदू लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं तार इन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि पैसे का लालच किसी को भी ख़राब कर देता है। जब हमने शुरू किया था तो मैं 2002-2003 से गोरक्षा कर रहा हूँ। तब की गोरक्षा में आज की गोरक्षा में दिन रात का जो बदलाव आया। जब से मैंने छोड़ा है उससे पहले ये लोग केवल क्या करते थे, पत्थर रखते थे, गाड़ी में कैरेट भर के पत्थरों के रखते थे। कोई भी इनको रोकने की कोशिश करता था उसे पत्थर भगाने का काम ये लोग करते थे। लेकिन समय के साथ साथ गो तस्कर हाईटेक होते चले गए, क्योंकि जैसे जैसे गोरक्षकों की भीड़ बढ़ी और हर गांव में गोरक्षक, हर जिले में गोरक्षक दल बनने लगे और हरियाणा सरकार ने गोरक्षा को लेकर कानून जो पारित किया, उसके बाद से इन लोगों ने अपने साथ बंदूकें, देसी कट्टे और सभी तरह के हथियार अपने साथ रखने शुरू कर दिए। और कभी भी कोई इनका पीछा करता तो उस पर गोली चलाने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते। अगर गौ तस्करी के लिहाज से देखें तो हरियाणा के मेवात, नूह, मानेसर और गुरुग्राम के गांव के इलाके बहुत कुख्यात है। इसी तरह हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान में अलवर और भरतपुर में भी गौ तस्करी होती है। अब ये इंटर स्टेट मामला है, इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए गौ तस्करी रोकने के लिए गौ रक्षकों के भी कई संगठन बन गए। जो मोनू मानेसर इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, उसका संगठन गुरुग्राम, मानेसर और मेवात में काम करता है। इसी तरह एक शख्स है राजू बुहाना, इसका भी पहले मोनू के साथ काम करना होता था, अब वो रोहतक के रहने वाले आचार्य योगेंद्र के लिए काम करता है। राजू बुहाना राजस्थान बॉर्डर के आसपास झुंझुनू, रोहतक और पानीपत के इलाके में एक्टिव है। जिस श्रीकांत के बच्चे की मौत पुलिस की दबिश के दौरान हुई, वो मेवात इलाके के गौरक्षक के तौर पर एक्टिव है। जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में भी जो रिंकू सैनी गिरफ्तार हुआ है, वो भी आचार्य योगेंद्र के लिए काम करता है। हमने आचार्य योगेंद्र से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपने संगठन के लोगों को गौरक्षा के काम में लगाते हैं, ये नहीं कहते कि फायरिंग करो, कानून अपने हाथ में लो। मोनू मानेसर के जो वीडियो असदुद्दीन अवैसी द्वारा दिखाए जा रहे हैं या सोशल मीडिया पे दिखाए गए हैं, तो वो मोनू का लगा जा रहा है कि ये बजरंग दल से हैं। तो ये लोग बजरंग दल में भी हैं। बहुत सारे लोग सभी जगह संगठन, किसी भी कोई भी आदमी कहीं भी संगठन से जुड़ सकता है और संगठन उसको सेवा के लिए जोड़ता है। संगठन, कोई भी संगठन इस तरह नहीं जोड़ता कि अभी तू जा, तेरे को लाइसेंस दे दिया, तू कोई अपराध को अंजाम दे, तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। भाई हम किसी अपराध को जिम्मेदार हम लोग नहीं ठहरते और हम लोग सेवा क्या जिम्मेदारी लेते हुए सेवा करनी है। अच्छा, राजू बुहाना क्या आपका शिष्य है? कुछ लोग लगातार लिख रहे हैं कि डायरेक्ट राजू बुहाना आपसे जुड़ा हुआ था, आपके संपर्क में था, आपका शिष्य है, आपसे लगातार बात करता था। नहीं, मेरे तो शिष्य इस हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में हजारों शिष्य हैं। तो हम उसी तरह के लोग हैं जो व्यवहारिक दृष्टि से बातचीत हमारे से करता है, क्योंकि राजू बुहाना राजस्थान का रहने वाला है, मेरा जन्म स्थान हरियाणा का है। तो ऐसे तो हजारों लोग मिले हैं और वो गौ सेवा से जुड़े हुए, तो उस तरह का हमारा, ना तो राजू बुहाना मोनू मानेसर को फंसाना चाह रहा और ना मोनू मानेसर, ये दोनों ही लोग गौ सेवा का अच्छा कार्य करते हैं और कर भी रहे हैं। वैसे आचार्य योगेंद्र ने एक और बड़ी बात कही। उनका कहना है कि गौ तस्करों के भी कई गैंग होते हैं, इनमें गैंग वॉर भी होती है। आचार्य योगेंद्र के मुताबिक गौ तस्करी का कारोबार बहुत बड़ा है, बहुत मुनाफे वाला है, इसलिए कई बार गौ तस्कर के गैंग भी अपने राइवल गैंग के बारे में पूरी जानकारी इन्हीं गौरक्षक दलों को और पुलिस को दे देते हैं। हो सकता है जुनैद और नासिर की हत्या गौ तस्करों के किसी गैंग ने की हो और आरोप गौरक्षकों पर लगा दिया हो। देखिए, हमारे को सूचना या पुलिस को सूचना, जो तस्कर लोग हैं वो आपस में ही उनका विवाद होता है। वो सोचता है भी ये गाय ज्यादा काट रहा है या मेरे व्यापार में ये अड़चन डाल रहा है, वो खुद आपस में लड़ते हैं और लड़ करके फिर वो हमारे जैसे लोगों को सूचना देते हैं या पुलिस को सूचना देते हैं। तो हम लोग भी जैसे ही सूचना कोई ऐसी आती है तो संबंधित थाने से, चौकी से, एसपी साहब से हम सूचित करते हैं कि ऐसे ऐसे एक सूचना मिली है, यहाँ तस्करी होने का अंदेशा है, ऐसे गाड़ी नंबर भी बताया गया है। तो पुलिस का सहयोग लेकर के हम पुलिस का सहयोग करते हैं और फिर उस गाड़ी को पकड़ करके पुलिस प्रशासन के सुपर्द कर देते हैं। ये हमारा तरीका है लीगली।
इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी अब खुलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी एक तरफ बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को मुसलमानों के वोट का सौदागर बता रहे हैं। इस बीच आज दिल्ली में ओवैसी के सरकारी घर पर पत्थरबाजी हुई। ओवैसी के घर के कुछ कांच टूट गए। हालांकि ओवैसी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा दी है, अब ये पुलिस जांच करेगी। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि गोडसे को मानने वालों ने जुनैद और नासिर को मारा और उन्हीं लोगों ने अब उनके घर पर पथराव भी किया। ओवैसी ने कहा कि वो मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं, इसीलिए उन्हें डराने के लिए इस किस्म के हमले किए जा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान में टोंक की रैली में ओवैसी ने साफ साफ कहा कि बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म करके हिंदुओं का वोट लेती है और कांग्रेस बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन सरकार बनने के बाद मुसलमानों को भूल जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि अब मुसलमानों को बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि जिस तरह कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की एक आवाज पर लाखों गुर्जर घरों से बाहर निकल आते हैं, रेल की पटरियों पर बैठ जाते हैं, अगर मुसलमानों को भी अपना हक पाना है तो बाहर निकलना होगा और एआईएमआईएम को, यानी उनकी पार्टी को सपोर्ट करना होगा। मैं जो बात कहने जा रहा हूं बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती है कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ये ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मारकर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। और फिर आपके यहाँ के विधायक साहब सचिन साहब ने क्या बयान दिया, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तो 70 साल से बोला जा रहा है सचिन साहब, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे दोषी को सजा नहीं मिलती, हमको सजा मिलती है। सचिन पायलट साहब गुज्जर है ना, है ना, गुज्जर है। मैं जो गुज्जरों के नेता अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं, किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को। उन्होंने गुज्जरों के लिए जो काम किया, उन्होंने गुज्जरों को एक मुकाम दिया, एक इज्जत दी, उनको ताकत दी। मगर आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो कंधे से कंधा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से हो काम हो जाएगा, नहीं। अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते। ओवैसी ने नाम लेकर सचिन पायलट पर अटैक किया था, इसलिए सचिन पायलट ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। श्रीगंगानगर की एक रैली में सचिन पायलट ने कहा कि यह चुनाव का साल है, इसलिए धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले नेता राजस्थान आ रहे हैं। एक बार चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर ये नेता राजस्थान में नजर भी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौसा जा रहे हैं, हमारे असद ओवैसी जी टोंक जा रहे हैं। मैं समझ गया कि चुनावी साल है, तभी मोदी जी दौसा जा रहे हैं, असद ओवैसी टोंक जा रहे हैं। ये दोनों हमारे नेता 4 साल से कहां गए थे? सड़कों का उद्घाटन करने के लिए जब चुनाव आए हैं तो आप बड़े बड़े भाषण देने आ रहे हो। चुनाव आए हैं तो आप मजहब की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, लेकिन चुनाव से पहले भी आप नहीं थे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, जिस दिन राजस्थान के चुनाव खत्म हो जाएंगे, ये लोग फिर यहां से गायब हो जाएंगे। जुनैद और नासिर की मौत को तो किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी ने किया भी नहीं। पुलिस जांच कर रही है। जुनैद और नासिर के हत्यारों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए। हत्या करने वाले गौरक्षक निकले, कोई भी और निकले,
उनका कोई समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन जांच के नाम पर, आरोपियों को पकड़ने के नाम पर, आरोपियों के परिवार वालों के साथ बदसलूकी की इजाजत भी पुलिस को कोई नहीं देता है। श्रीकांत के बच्चे की मौत की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल है राजस्थान की पुलिस हरियाणा की पुलिस के साथ रात के अंधेरे में श्रीकांत के घर में कैसे घुसी। अगर रात में जाना जरूरी भी था तो कोई महिला कांस्टेबल साथ में क्यों नहीं थी। अगर पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती क्यों की गई। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसे राजस्थान पुलिस खुद अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई। इन सारी बातों की जांच होनी चाहिए और पुलिस वाले दोषी निकलें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा और राजस्थान सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे गायों का कत्ल करने वालों पर भी रोक लगे और गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं, उनमें भी कानून का खौफ पैदा हो। राजस्थान और हरियाणा में गौ तस्करों की हत्या पर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ पटना में पार्किंग के विवाद को लेकर आज फायरिंग और आगजनी के बाद अब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। पटना का फतुहा इलाका पिछले 24 घंटे से जंग का मैदान बना हुआ है। यहां पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, दो परिवारों के बीच झगड़ा बढ़ा। सोचिए 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, 5 लोगों को गोली लग गई, 2 लोगों की तो मौत हो गई। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की वहां घुसने की हिम्मत नहीं दिखाई दी। पुलिस की मौजूदगी में ही गोलियां चलती रहीं। इसके बाद नाराज भीड़ ने पुलिस के ऊपर भी पथराव कर दिया। फायरिंग करने वाले लोगों के घरों को आग लगा दी। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची तो उसे भी रोक लिया गया। यह सारा हंगामा बवाल पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से 32 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था और बिहार पुलिस इस भीड़ के आगे लाचार नजर आ रही थी। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त पटना में फायरिंग हो रही थी उस वक्त पटना के डीजीपी पटना के आला पुलिस अफसरों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। इस हिंसा की शुरुआत कल रात से हुई थी जब गांव के ही 2 गुटों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें से एक पक्ष बच्चा राय और उमेश राय नाम के 2 दबंगों का था। जिस जमीन को लेकर विवाद था उस पर ये दोनों दबंग भी दावा करते थे। लड़ाई पुरानी थी और एक ट्रैक्टर को खड़ा करने को लेकर ये लड़ाई फिर से भड़क उठी। बच्चा राय और उमेश राय ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और अपने विरोधी पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक को अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब 2 लोगों की सरेआम हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोग भी भड़क गए। गांव में फायरिंग करने वाले उमेश राय और बच्चा राय के घर में, उसकी गाड़ियों में और एक कम्युनिटी हॉल में आग लगा दी। घर के अंदर महिलाएं भी थीं जिन्हें बड़ी मुश्किल से आग से बचकर बाहर निकाला गया। घटना की खबर मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो नाराज लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, गोलियां चलाई। पुलिस का दावा है कि उसने हवाई फायरिंग करके किसी तरह सिचुएशन को काबू में किया। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि माहौल शांत हुआ है, क्योंकि यह आगजनी आज भी हुई, पत्थरबाजी आज भी चली। पटना के जिस इलाके में यह हिंसा हुई वो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का चुनावी इलाका है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के हालात देखकर वाकई जंगल राज की याद आती है। उससे साफ है कि अपराधियों में अब कानून का डर खत्म हो चुका है। लोग पुलिस के सामने ही फायरिंग करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और भला क्या हो सकती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी कंस्टिट्यूंसी है, नीतीश कुमार के घर से 35-36 किलोमीटर दूर पर है। वहां पुलिस क्यों असमर्थ है? गोली चल रही है, 2 लोग मारे गए, रात में आगजनी हुई, सुबह चल रही है, पुलिस संभाल नहीं पा रही। हो क्या रहा है? ये बिहार की राजधानी है ना, बाकी तो बिहार में जो है सो है ही है। ये खौफ का मंजर क्या है? मैं जानता हूं बिहार पुलिस सक्षम है, क्यों नहीं रोक पाती है? इसलिए नहीं रोक पाती है कि जो अपराधी खुराफात करते हैं उनको मालूम है कि हमारे बचाने वाले बैठे हुए हैं। तस्वीरों से यह तो साफ है कि बिहार पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई, आगजनी हुई और पुलिस बेबस नजर आई। लेकिन पुलिस अफसरों का दावा है कि जवानों ने अपना फर्ज निभाया, हालात को काबू किया।
बिहार पुलिस के ईडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने बताया कि जिन दो पक्षों के बीच पार्किंग का झगड़ा हुआ, उनकी पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। जेएस गंगवार ने कहा कि पुलिस के सामने लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की गई थी। अब पटना पुलिस सबके हथियार जब्त करेगी। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीजें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके दो तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसमें इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उनको निर्देश दिया गया। उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब हथियार जब्त करेगी, लेकिन पटना में जो हुआ उससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फिर भी आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस तरह की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अपराध सिर्फ बिहार में तो नहीं हो रहे, क्राइम तो पूरे देश में बढ़ रहा है। हालांकि शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर पुलिस को मालूम था कि पुरानी दुश्मनी है तो उसने ये घटना रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अपराध की घटनाएं तो बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही हैं, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ तो फिल्मी स्टाइल में जो है अपराध की घटना हो जाती है, एक से एक डॉन लोग हैं। यहाँ भी वो हालत है। ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं, बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। यहाँ भी झगड़ा है, आपस का झगड़ा है। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक मुखिया हैं, दूसरे मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं, जमीन का मामला भी है, चुनाव का मामला भी है और झंझट हो गया। गोली बारूद सब चला, कई राउंड सुना की गोलियां चली, दो लोग मारे गए। पुलिस विलम्ब से पहुंची, इसको लेकर के भी लोगों के ये हमको लगता है कि थाने के अंदर जो है कुछ कानून में भी दोष है। अब थाने के जुडिक्शन के अंदर मान लीजिए तनाव है और इस तरह का तनाव है, उसके बारे में माने प्रिवेंटिव एक्शन जो है थाने को लेना चाहिए। या जो डिस्प्यूट है, जमीन को लेकर डिस्प्यूट है, दोनों पक्ष जो है दावा कर रहा है, उसका समाधान होना चाहिए, सरकार की ओर से समाधान होना चाहिए। पटना में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले राजपूतों की हत्या हुई थी, उससे पहले पटना के पास रेत माफिया के बीच फायरिंग हुई थी, पुलिस तब भी तमाशा देखती रही। उसके पहले बिहार में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस एक्शन ले रही थी, उस दौरान भी शराब बिकने और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे थे। इन सब बातों को देखकर लगता है कि बिहार में वाकई कानून का खौफ है नहीं, क्योंकि एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए अब सरकार को जवाब देते बन नहीं रहा। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अपराध से मुक्ति का क्या समाधान निकला ये वो बताते नहीं। हालांकि अब नीतीश का फोकस बिहार है भी नहीं, उनकी नजर केंद्र की राजनीति पर है। नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को हराने के फॉर्मूले खोज रहे हैं, विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक विरोधी दल एक नहीं होंगे तब तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए नीतीश कुमार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और कहा कि शिवसेना का नाम और सिंबल छिन जाने से वो निराश ना हो। इस अन्याय के खिलाफ सभी विरोधी दल उनके साथ हैं। आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पास शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं के फोन आए। शरद पवारांचा तर आलाच होता। मुझे शरद पवार का फोन आया था, ममता बनर्जी का भी फोन आया था, नीतीश कुमार ने भी फोन किया था, बात नहीं हो पाई। और भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रकरण है ना पूरे देश में फैलेगा,
आज एक पार्टी के साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरी पार्टियों को भी इसी तरह से खत्म करने की कोशिश हो सकती है। देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो यह लोकतंत्र जो अंग्रेजों के अंदर 150 साल तक गुलाम था, अब 75 साल आजाद रहने के बाद क्या हम फिर से उस ओर जाएंगे? ये हमें जनता से पूछना पड़ेगा। असा प्रश्न आपल्याला नीतीश कुमार, शरद पवार और ममता बनर्जी ये उद्धव के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के बगैर विरोधी दलों का कोई मोर्चा नहीं बन सकता। कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। इसलिए चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, सबको कांग्रेस की लीडरशिप में ही मोर्चा बनाना होगा। कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी ने चुटकी ली। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं किसी भी तरह विरोधी दल ये कह दें कि एंटी मोदी मोर्चे के लीडर वही होंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि नीतीश की मंशा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो परेशान है। नीतीश कुमार एकता कहाँ चाहते हैं? नीतीश कुमार तो अपने चाहते हैं कि कोई उनका नाम ले ले कि विपक्ष के नेता होंगे। केसीआर आया था ना पटना में, ये सोच रहे थे कि केसीआर उनका नाम लेगा, केसीआर सोच रहा था नीतीश कुमार मेरा नाम लेंगे। दोनों में खिंचातानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वही अभी जब उन्होंने कहा तो सलमान खुर्शीद ने एक कहानी सुनाया अपने लहजे में, अपने अनुभव को, कि आई लव यू कौन कहेगा, ये एक है पहले कौन आई लव यू कहे। तो जयराम रमेश ने लुल्लू लुल्लू दिखा दिया। उसने कह दिया कि अगर आना है तो राहुल गांधी के चरणों में आके नीतीश बाबू शरणम गच्छामी हो जाओ। वैसे नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की हालत एक जैसी है। दोनों की पार्टी में बगावत हो रही है। आज उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ दी, नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता भी परेशान हैं और वो आरजेडी के साथ जाना नहीं चाहते, इसलिए भविष्य में जेडीयू के तमाम नेता उनके साथ आएंगे। ऐसी स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ है। पहले उद्धव की पार्टी टूटी, फिर शिवसेना का नाम और सिंबल भी चला गया। अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना के दफ्तरों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि कहीं शिंदे गुट के लोग शिवसेना भवन पर भी दावा न ठोक दें, इसलिए उद्धव आज सुबह से ही शिवसेना भवन में आकर बैठे, अपने गुट के नेताओं के साथ मीटिंग की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की शह पर एकनाथ शिंदे पार्टी का दफ्तर ले सकते हैं, शिवसेना का नाम चोरी कर सकते हैं, लेकिन ठाकरे सरनेम तो उनसे कोई नहीं छीन सकता। चुनाव आयोग के फैसले से उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा नाराज हैं कि आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भंग करने की मांग कर डाली। उद्धव ने कहा कि शिवसेना को कोई खत्म नहीं कर सकता। दुख तो इस बात का है कि खंजर घर के लोगों ने भौंका। उन लोगों ने पार्टी को खत्म करने की सुपारी ली जिन्हें वो परिवार का मेंबर मानते थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं रहा, इसलिए चुनाव आयोग में सिलेक्शन का प्रोसेस बंद होना चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कोर्ट के जजेस की तरह एक कोलेजियम सिस्टम बनाकर होनी चाहिए, या चुनाव आयोग का भी चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग जिसको कहा जाता है वो ही अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो चुनाव आयोग का, इसलिए मैं कहता हूं कि वो बर्खास्त करना चाहिए। हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। तो इसके पहले भी ईवीएम वगैरह सारी चीजों पर हमने हमारी आशंका जताई थी, आज भी सारे लोग जता रहे हैं, और मैं तो मानता हूं कि इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और जो भी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। चुनाव आयोग बर्खास्त करके ऐसे छोड़ देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उद्धव ठाकरे की तरफ से कोर्ट में अपील की गई। उद्धव गुट चाहता था कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उस पर कोर्ट से स्टे मिल जाए। उनके वकील ने इस मामले में अर्जेंट हियरिंग के लिए अपील की, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अब इस मामले में कल सुनवाई हो सकती है। उद्धव ठाकरे परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनसे पार्टी सिंबल छिन गया, पार्टी का निशान छिन गया, नाम छिन गया। आज असेंबली में उनकी पार्टी का दफ्तर भी उनके हाथ से चला गया। शिंदे कैंप के लोग आज सुबह सुबह विधानसभा पहुंचे तो सबसे पहले शिवसेना के दफ्तर पर जाकर कब्जा किया। शिंदे गुट का कहना है
कि अभी उन्होंने असेंबली में शिवसेना के दफ्तर को कब्जे में लिया है, एक एक करके बाकी दफ्तरों पर भी वो अपना दावा ठोकेंगे। लेकिन शिंदे गुट ने यह भी साफ कर दिया कि शिवसेना भवन पर वो कब्जा नहीं चाहते, क्योंकि शिवसेना भवन उनके लिए हमेशा मंदिर की तरह रहेगा। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने सभी 56 विधायकों के लिए व्हिप जारी की। व्हिप में कहा गया है कि 27 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सभी विधायकों की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में शिवसेना के सारे विधायकों को मौजूद रहना होगा। शिंदे गुट का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद व्हिप शिवसेना के सभी विधायकों पर लागू होती है। इसमें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं, और जो लोग व्हिप का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। हमेशा की तरह विधिमंडल के अधिवेशन के पहले हमारे जो प्रतोद है वो बैठक बुलाते हैं। हमारे विधान भवन कार्यालय में प्रमुख जो है प्रतोद, उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में उन्होंने कहा कि 27 तारीख से जो अधिवेशन हो रहा है, 26 तारीख को चाय पानी का कार्यक्रम है, सभी 56 के 56 विधायकों ने वहां पे उपस्थित होना चाहिए। साथ ही में दूसरे दिन से जो अधिवेशन चल रहा है, तो अधिवेशन में पूर्ण कार्यकाल हमारे सभी 56 जो विधायक है उन्होंने हाजिर रहने चाहिए और अपने अपने मतदार संघ के और अपने पार्टी के माध्यम से जो विषय लिए जाएंगे उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा निर्णय हो गया, इसलिए अभी विधिमंडल के प्रतोद का जो व्हीप है वो व्हीप सभी 56 विधायकों के ऊपर बंधनकारक होगा। वो अगर जो उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई वो तो कार्रवाई इसके पहले भी हुई है। अगर कोई उल्लंघन करेगा व्हीप के आदेश के विरोध में अगर कोई काम करेगा, चाहे प्रताप सरनाईक हो, चाहे संजय सिरसाट हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन उद्धव ठाकरे का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में शिवसेना के दोनों गुटों को मान्यता दी है, अलग अलग सिंबल दिया है, इसलिए शिंदे गुट का व्हिप उन पर लागू नहीं होता। जब से विवाद शुरू हुआ तब चुनाव आयोग ने 2 गुट को मान्यता दी। 2 गुट को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग चिन्ह दिए गए, और हालांकि जो मैं बात कह रहा हूं कि ऐसे आज तक कभी हुआ नहीं कि जो मूल चिन्ह और जो नाम रहता है वो किसी एक गुट को दिया नहीं गया। जब कांग्रेस में विवाद हुआ था इंदिरा जी के समय पर, उस वक्त भी दोनों गुट को अलग अलग नाम दिए गए थे, अलग अलग चिन्ह दिए गए थे। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। लेकिन अब 2 गुट को उन्होंने मान्यता दी है। हमारा गुट अलग है, उनका अलग है। हमारा नाम और चिन्ह थोड़े दिन के लिए सही मैं मानता हूं, हमने तो उसको चुनौती दी है, उनके पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनका व्हिप हम पे चलेगा। हम तो अलग, हम तो जहां थे वही हैं, घर के बाहर वो गए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। कानून के अनुसार जो घटना संविधान में लिखा है उसके अनुसार वो डिस्क्वालीफाई होने की संभावना अधिक है। हमें कोई खतरा नहीं। उद्धव ठाकरे की मुश्किल समझ में आती है। पार्टी और सिंबल दोनों उनके हाथ से जा चुका है। अब उन्हें यह लग रहा है कि पार्टी के दफ्तर और शिवसेना की करीब 350 करोड़ की संपत्ति ये उनके हाथ से ना चली जाए। जब पार्टी टूटी तो उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया, एकनाथ शिंदे को चोर कहा, फिर इलेक्शन कमीशन गए। चुनाव आयोग ने उनकी मर्जी का फैसला नहीं सुनाया तो इलेक्शन कमीशन को भी बिका हुआ बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव के मन के मुताबिक फैसला नहीं दिया तो उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेंगे, यह सोचिए। मुझे लगता है कम से कम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बोलते वक्त उद्धव और उनकी पार्टी के नेता थोड़ा संयम बरतते तो बेहतर होता। आज विवादित बात कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने भी की। पवन खेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को गौतम अडानी से जोड़ने के लिए जानबूझकर मोदी का गलत नाम बोला। पवन खेरा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पवन खेरा ने ऐसी बात कह दी जिस पर अब विवाद हो रहा है। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है, दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। मोदी को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह कोई पहली बार ऐसी हरकत नहीं की गई।
लेकिन आज पवन खेड़ा ने जब मोदी के नाम को अडानी से जोड़ा तो जवाब दिया होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नागालैंड में पब्लिक मीटिंग के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा वो राहुल गांधी को सूट करता है, इसलिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि 2019 से पहले मोदी को अपशब्द कहने का नतीजा कांग्रेस पार्टी देख चुकी है। अब 2024 में जनता इसका फिर जवाब देगी। कांग्रेस दूरबीन से देखने पर भी नजर नहीं आएगी। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। अमित शाह की यह बात सही है कि पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की शह पर इस तरह की बात कही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पवन खेड़ा का बयान आया और उसके थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया जिसमें राहुल गांधी ने मोदी पर अडानी को फेवर करने का इल्जाम लगाया। आज यूपी असेंबली में बजट सेशन की हंगामेदार शुरुआत हुई। अपोजिशन के कई एमएलएज वेल में पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। बजट सेशन के पहले दिन आज यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों के जॉइंट सेशन को संबोधित कर रही थी, सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के एमएलएज लगातार शोर शराबा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ पहले असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद सदन के अंदर जाकर हंगामा किया, प्ले कार्ड लहराए। यहां तक कि खुद अखिलेश यादव सदन के अंदर प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए थे जिसमें जाति जनगणना कराने की मांग की गई थी। समाजवादी पार्टी के समर्थन में बसपा, कांग्रेस और आरएलडी के विधायक भी नारेबाजी कर रहे थे। अखिलेश यादव का कहना है कि जनता परेशान है, महंगाई चरम पर है, सरकार वादे पूरे नहीं कर रही और लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ लगातार सदन में जो बातें कही जाती हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने किसानों के लिए कहा कि आय दोगुनी होगी। 2022 आ गया है और 23 शुरू हो गया। क्या भाजपा ये बताएगी कि आय किसानों की दोगुनी हो गई? आलू का किसान बर्बाद हो गया, खाद महंगी है, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, बिजली महंगी है, बिजली दे नहीं पा रहे हैं, सिंचाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार किसान की आय दोगुनी कहाँ से हो गई? और फिर अगर आपको पैकेज्ड आटा मिलेगा, क्या ये सरकार से खरीदा हुए गेहूं का आटा खा रहे हैं आप? जो आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, क्या सरकार का उसमें देन है? क्या किसके हाथ में दे दिया आपने? आपको अगर आटा खाना होगा तो हो सकता है प्राइवेट कंपनियों का आटा खाना पड़े। रिफाइंड तेल अगर खाना पड़े तो प्राइवेट लोगों का खाना पड़ेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट करके प्राइवेट हाथों में जा रही है। असेंबली में विपक्ष को विरोध का पूरा हक है, लेकिन राज्यपाल के भाषण के दौरान भी नारेबाजी हो ये ठीक नहीं है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती है तो सरकार हर मुद्दे पर जवाब भी देगी, लेकिन हंगामे से तो कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे भी लगता है अखिलेश यादव को योगी की बात समझ आएगी और वो हंगामा करने की बजाय सरकार के अंदर सदन में सरकार से जवाब भी मांगेंगे। पाकिस्तान में आज दिन भर सियासी ड्रामा चला। इमरान खान को 2 मामलों में लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उनको निजी तौर पर पेश होने को कहा था, जिसके बाद आज इमरान खान अपने समर्थकों के भारी हुजूम के साथ लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे। वो कई घंटे तक गेट के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहे। कभी सुरक्षा का हवाला दिया, कभी कहा जख्मी होने की वजह से चल नहीं सकता। कोर्ट में इमरान के वकील गुहार लगाते रहे कि इमरान की गाड़ी में
कि बैठे बैठे ही इसे पेशी मान ली जाए, लेकिन अदालत ने कोर्ट के बाहर गाड़ी में बैठे इमरान खान की हाजिरी मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद आखिरकार इमरान खान अदालत में दाखिल हुए, पेश हुए। एक मामले में उन्हें प्री अरेस्ट बेल मिल गई। इसके बाद इमरान खान दूसरे मामले में पेश होने के लिए लाहौर हाईकोर्ट की दूसरी अदालत में गए। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी जमानत के पर्चों पर खुद दस्तखत किए ही नहीं थे, उनकी जगह किसी और के साइन थे। कोर्ट ने उन्हें इसी मामले में तलब किया था। इमरान खान ने अदालत से माफी मांगते हुए अपनी अर्जी वापस ले ली। इमरान खान ने अदालत में हाजिर होने में आनाकानी करने पर नवाज शरीफ की पार्टी ने उन पर तीखा हमला बोला। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान मुल्क की अदालतों का मजाक उड़ाते हैं। इससे पहले इमरान खान की पार्टी के नेता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के 2 सूबों में अप्रैल में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने पंजाब और केपी के सूबों में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिलाकर असेंबली को भंग कर दिया था। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक दोनों सूबों में 3 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। वहीं शहबाज सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए पिछले हफ्ते इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में जेल भरो मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। इमरान खान ने कहा था कि 22 फरवरी से उनके समर्थक मुल्क के हर सूबे, हर जिले, हर शहर में गिरफ्तारी देंगे, जिससे शहबाज सरकार पर जल्दी चुनाव कराने का प्रेशर बने। इमरान खान के इस ऐलान के बाद लाहौर में उनके घर के बाहर हजारों समर्थकों ने गिरफ्तारी देने के लिए अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स को सड़क पर उतारा है, तो जवाब में शहबाज शरीफ की पार्टी के नेताओं ने भी इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नवाज के गढ़ लाहौर में एक बड़ा जलसा किया। इस रैली में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जब से इमरान खान सत्ता में आए, अवाम के बुरे दिन शुरू हो गए। मरियम नवाज ने कहा कि अब की बार अवाम इमरान और महंगाई दोनों को एक साथ मुल्क के बाहर करेगी। जरा बताओ आकर कि जंगल में आग लगाने वाले को कटहरे में खड़ा करना चाहिए या बुझाने वाले को? कि जो बारूदी सुरंगें इमरान खान IMF मुआहदे की शक्ल में बिछा कर गया है, शहबाज शरीफ दिन रात एक करके वो बारूदी सुरंगें चुन रहा है। मईशत सिर्फ बनी गाला और जमान पाक की ठीक हुई है, मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क हो गई है। और ये भी याद रखना कि मईशत को ठीक होते होते भी चंद साल लगेंगे, लेकिन अगर मईशत को मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं कर सकती तो पाकिस्तान की कोई दूसरी जमात ठीक नहीं कर सकती। जब इमरान खान नहीं था तो क्या महंगाई थी पाकिस्तान में? जब इमरान खान नहीं था और नवाज शरीफ था तो 4 साल रोटी 2 रुपए से 5 रुपए तक बिकती थी। आटा 35 रुपए किलो से बढ़ा नहीं, घी 140 रुपए से किलो से बढ़ा नहीं, चीनी 50 और 55 रुपए किलो से आगे नहीं बढ़ी। टमाटर, प्याज, आलू सब चंद रुपए किलो थे, क्यों? और गरीब पेट भरकर सोता था ना। जब से इमरान खान आया इस मुल्क से महंगाई जाने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह महंगाई और इमरान को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। पाकिस्तान में आवाम भूखों मर रही है और नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान के हालात सुधरने के बजाय और खराब होंगे। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले का 1 साल पूरा होने वाला है। इससे 4 दिन पहले आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। बाइडेन ने राष्ट्रपति के महल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। बाइडेन ने रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को और हथियार देने का ऐलान किया। इसके अलावा बाइडेन ने तबाही की शिकार यूक्रेन की मदद के लिए $50 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। रशिया ने यूक्रेन पर पिछले साल 24 फरवरी को हमला किया था। हालांकि शुरुआती कामयाबी के बाद रूस का अभियान यूक्रेन में अटक गया लगता है। पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर जरूर रूस ने कब्जा किया है। यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने में अमेरिका समेत सारे पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।